नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे 8वां लेसन जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 7वें लेसन के अंतर्गत आएगा और बीच में से एक अध्याय है वो कम कर दिया गया है। जो सिलेबस है वो क्या है कि 30% कम किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आगे 2-3 लेसन और है वो कम किए गए हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे 8वां जो लेसन है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया क्या है, ये दिया गया है कि जीव जनन कैसे करते हैं या जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दोगे कि जीव के बारे में तो अच्छे से आपको पता ही है। जीव क्या होता है, वे जिनमें क्या होती है शारीरिक क्रियाएं, जो प्रजनन है, उत्सर्जन है, श्वसन है, ये संपन्न हो सकती है, वो होता है जीव। ठीक है, तो आज हम अध्ययन करेंगे आगे किसके बारे में, जनन के बारे में। जनन का अर्थ क्या होता है, यदि नर व मादा युग्मक मिलकर के उनका संलयन होकर के निषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से नई संतति को जन्म देते हैं या नई संतति उत्पन्न करते हैं, उसको कहते हैं निषेचन अथवा जनन। अब बात आई है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी नर व मादा युग्मकों का संलयन किस प्रकार होता है, और यदि नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है तो उसके संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और युग्मकों का जो संलयन के फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति के अंदर किस प्रकार के लक्षण होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें, जिसमें दिया गया है कि प्रश्न जीव जनन क्यों करते हैं, वास्तव में होता क्या है। पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन। बात आई कि जीवों की, तो जीव का है किसे कहेंगे, पोषण, उत्सर्जन और प्रजनन, ये सारा होगा। तो देखिए, ठीक है कि क्रियाविधि जनन की होगी, लेकिन उनमें क्या होगा, पोषण, श्वसन व उत्सर्जन जैव आवश्यक प्रक्रम। 3 प्रक्रम क्या है, आवश्यक प्रक्रम है। कौन कौन से प्रक्रम आवश्यक है, 3। पहला है प्रक्रम कि पोषण जरूरी है, जीवों में पोषण होगा, उसके फलस्वरूप क्या होगा, श्वसन प्रक्रिया भी होगी, और श्वसन प्रक्रिया के पश्चात उत्सर्जन प्रक्रिया भी होगी। तुलना में किसी व्यष्टि, व्यष्टि का अर्थ होता है जीव, उसको जीवित रहने के लिए, क्या करने के लिए, व्यष्टि को जीवित रखने के लिए, या अपनी पीढ़ी को जीवित रखने के लिए, या अपने जीव को यानी जीवित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जनन की आवश्यकता होती है। अब बात है यहाँ प्रश्न क्या है, जनन क्यों करते हैं। तो जीव है जनन इसलिए करते हैं कि वो वर्तमान यानी जो प्रकृति के अंदर है वो अपनी संतति है या अपनी जाति है उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यानी संतति उत्पन्न करने के लिए, जनन के लिए उन्हें क्या होती है, पोषण है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, सारी क्रियाओं के से जो सारी क्रियाकलाप होते हैं उनसे गुजरना होता है, और उसके फलस्वरूप क्या होती है, उसमें ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव उस कर्म में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे, जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक है। क्या करने के लिए, जो उसके जीवित रखने के लिए क्या होती है, इतने प्रकार की जो ऊर्जा है उसकी आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसीलिए दृष्टिगोचर होते हैं। सारे अनेक प्रकार के जीव होते हैं ना, जैसे जीव जंतुओं के बारे में सुना होगा, जंतु भी होते हैं, जीव होते हैं, मनुष्य है, वो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित है। जंतुओं को भी अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उसके क्षेत्र के अनुसार विभाजित किया गया है, और उसकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन के द्वारा अपने सदृश्य व्यष्टि, सदृश्य का मतलब अपने समान, व्यष्टि का मतलब जीव उत्पन्न नहीं करता, तो संभव है कि हमें क्या होता, हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता, और किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही क्या कहलाती, उसके हम उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती। यानी
उसके कहने का मतलब है कि हमें उसके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। किसी स्पीशीज का अर्थ क्या होता है? जाति। जाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि, दो जीव एक ही स्पीशीज के, एक ही सदस्य है, जैसे दो मनुष्य है या दो बहन भाई है, वो हमें कैसे पता चलता है कि ये दोनों बहन भाई है? हम इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वे या तो क्या होंगे, एक समान दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का क्या करते हैं? सर्जन करते हैं, जो बहुत सीमा तक उनके समान ही क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। यानी दृष्टि, यानी वो समान दिखाई देंगे तो हम उसके समानता के आधार पर, उनकी जो आंखें होती है उनके आधार पर, उनकी जो आकार होता है, आकृति होती है, उसका रंग रूप होता है, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक ही व्यष्टि के जीव है या ये दोनों भाई बहन है, जो कुछ भी है हम बता सकते हैं। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सर्जन करता है? बिल्कुल। क्या जीव सर्जन का मतलब जो पहली पीढ़ी में है वो गुणसूत्र आगे सर्जित होते हैं प्रतिकृति के? तो विभिन्न जीवों की विकल्प, जैसे मान लो विकल्प उपाय या विकल्प है, आकार है और आकृति समान होने के कारण वे क्या होते हैं? सदृश्य प्रतीत होते हैं, यानी एक जैसे दिखाई देते हैं। शरीर का विकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के विकल्प यानी ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हो कि कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, यानी कोशिका के अंदर बिंदु के समान जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। पाए जाने वाले गुणसूत्रों की डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और इसकी जगह हम आगे पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे? आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो उनके अणुओं के आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। क्या होता है? यदि कोशिका है, उस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में जो पाए जाने वाले जो डीएनए है, यदि वो समान होते हैं तब हम क्या कह सकते हैं कि उस जीव की संरचना विकल्प है, उसका ब्लूप्रिंट है, वो तैयार हो सकता है। तो क्या होता है? वो गुणों का संदेश जो जनक से, जनक का मतलब क्या होता है? जो जन्म देने वाला, ठीक है, चाहे हम माता पिता मान ले या उसकी संतान माने। तो संतति पीढ़ी मतलब उस जनक से जो संतान उत्पन्न हुई है वो पीढ़ी, ठीक है, जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है या सूचना अर्जित होती है। इस संदेश के भिन्न यानी अलग होने की अवस्था में बनने वाली जो प्रोटीन है वो भी क्या होगी? भिन्न होगी। यदि हम क्या कर रहे हैं? जनक से गुणसूत्र प्राप्त कर रहे हैं वो, और डीएनए से गुणसूत्र हो रहे हैं, डीएनए की संरचना है वो अलग अलग होगी, तो उससे जो प्रोटीन प्राप्त होगा वो क्या होगा? अलग होगा। और यदि जनक से उत्पन्न होने वाले डीएनए या गुणसूत्र और हमारे जो डीएनए है दूसरे, दोनों समान है, उसका मतलब वो दोनों ही क्या है? एक ही जनक से उत्पन्न संतति है। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक विकल्प भी क्या होती है? विविधता होती है। विकल्पों में क्या होती है? विभिन्नता होती है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है, और डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। और जनन कोशिका में इस प्रकार किसका? डीएनए की क्या होती है? दो प्रतिकृतियां बनती है, उनका एक दूसरे से अलग होना क्या है? आवश्यक है। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास क्या है? जैव प्रक्रमों, जो भी जैव प्रक्रम घटित होने वाले हैं वो उनके प्रति अनुरक्षण हेतु संगठन का मतलब मजबूती, किसके साथ? कोशिकीय संरचना के तो नहीं होगी, यानी मजबूत संरचना नहीं होगी यदि ये डीएनए दूसरी प्रतिकृति साथ में नहीं हुई तो। इसीलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाने के साथ साथ जो दूसरी कोशिकाएं होती है उस दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सर्जन भी क्या होता है? रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां क्या हो जाती है? दोनों विलग हो जाती है, यानी दोनों अलग अलग हो जाती है। परिणामतः एक कोशिका क्या हो जाती है? विभाजित, यानी पहले एक डीएनए था, दो कोशिकाओं में विभाजित हुआ तो एक
क्या होता है, एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बनाती है, यानी एक मात्र कोशिका या पितृ कोशिका जो भी है वो विभाजित होकर के क्या होती है, दो अलग अलग पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, ठीक है, परंतु वे क्या है, पूर्ण रूप समरूप नहीं है तो एक समान, लेकिन सारी की सारी संरचना एक जैसी नहीं है। प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित होती है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये क्या है, एकदम एक हूबहू है, यानी एक जैसी है या ब्लूप्रिंट है। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी और परिणामतः बनने वाली जो डीएनए प्रतिकृतियां होती है वो दोनों क्या होगी, एक समान तो होगी परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगी। पहले वाला जो है उसमें से कुछ ना कुछ तो परिवर्तन क्या होगा, आएगा। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाई। इस प्रकार की संतति कोशिकाएं क्या हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती है, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। इन विभिन्नताओं के कारण क्या होती है, जैव विकास होता है, जीव जंतुओं का विकास होता है, जिसके बारे में जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि जैव विकास क्या होता है। अब है जो विभिन्नताएं पाई जाती है किनमें, डीएनए में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का महत्व क्या होता है, किस महत्व के कारण यानी जाना जाता है। अपनी जनन क्षमता का उपयोग जीव क्या करते हैं, समष्टि पारितंत्र यानी पर्यावरण में स्थान एवं निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान जब दो व्यष्टि आपस में क्या करते हैं, जनन करते हैं, तो उसके दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की कौन सी संरचना में, शारीरिक संरचना एवं क्या करने के लिए, डिजाइन यानी आकार तय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः यदि कोई प्रजाति है, किसी प्रजाति या स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध किससे होता है, जनन से होता है। जनन के फलस्वरूप ही वो क्या करता है, नई स्पीशीज का निर्माण करता है। परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं और जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। होता क्या है, कैसे होता है कि पृथ्वी का तापमान या तो क्या है, कम है या क्या अधिक हो सकता है, तो जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण है। यदि एक समष्टि यानी एक प्रजाति अपने निकेत के अनुकूल यानी जो पहली है प्रजाति है जो नई समष्टि है वो पहले वाली व्यष्टि के क्या होने पर अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश संभव हो जाता है। यानी वो क्या हो जाती है, उस यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में समष्टि आ जाती है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाऊं तो निकेत के तौर पर समझो, यानी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले भालू वगैरह है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जनन के फलस्वरूप वहां की जो जलवायु है, वहां का जो वातावरण है उसमें जीवित रहने के अनुकूल है, ठीक है। और यदि वो नई समष्टि को जन्म देते हैं और वो कारणवश क्या आ जाते हैं, मरुस्थलीय इलाकों में आ जाते हैं, तो जैसे ही मरुस्थलीय इलाकों में आएंगे तो उसमें क्या दिखाई देते हैं, उग्र परिवर्तन दिखाई देते हैं। कैसे, जैसे पहाड़ी इलाकों में जलवायु अलग है, यहाँ पर जलवायु अलग है। पहाड़ी इलाकों में रहन सहन के लिए जो पत्थर वगैरह है, यहाँ पर रेतीली भूमि होती है, यहाँ का तापमान क्या होता है, अत्यधिक होता है, तो वो सारे परिवर्तन उग्र परिवर्तन होंगे। तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगी, जो भी समष्टि है, व्यष्टि है, उसका समूल विनाश यानी पूरी तरह से विनाश होना क्या हो जाएगा, संभव हो पाएगा। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो जीवित रहने की कुछ संभावना है। यदि वो मान लो थोड़े से अगर विभिन्नता है, यानी आसपास के इलाकों वाले हमारे यहाँ आ जाए, तो क्या होगी, उसमें संभावना रहेगी क्या होने की,
जीवित रहने की। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणु है, क्या होते हैं, जो थोड़ी शीतोष्ण यानी वहां पर सर्दी कम वगैरह होती है, उन पर पाए जाने वाले जीव जंतु है तो वहां संभावना होती है। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि तथा वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण जो पृथ्वी का तापमान बढ़ने से होता है के कारण जल का तापमान बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि तो मर जाते हैं, लेकिन उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जो उष्ण गर्मी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनको कुछ परिवर्तित ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नता स्पीशीज की क्या बनाए रखती है, उत्तरजीविता बनाए रखने में सहायक होती है या उपयोगी होती है। पहला आ गया क्वेश्चन आपके पाठगत प्रश्नों में कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो प्रजनन में आप पता है किस प्रकार का महत्व है। डीएनए यदि प्रजनन के फलस्वरूप नई संतति उत्पन्न हुई है तो पहली वाली संतति है जो जनक है, उस जनक से उत्पन्न होने वाली संतति दोनों के डीएनए है उसके अनुसार क्या होगा, उनकी संतति डीएनए की प्रतिकृति क्या होती है, समान होनी चाहिए। उससे आगे जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है। जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक क्यों है, प्रजातियों के लिए लाभदायक क्यों है, विभिन्नता इसीलिए लाभदायक है यदि मान लो कहीं जो मरुस्थलीय है या जो पहाड़ी इलाकों हैं वहां पर एक ही प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, जिनका रहन सहन एक ही प्रकार का है या खान पान भी एक ही प्रकार का है, तो एक ही प्रजाति के यदि अधिक जनसंख्या में हो जाएंगे या अधिक संख्या में क्या हो जाएंगे, वो जीव हो जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगी, उन जीवों के खाने के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए क्या हो जाएगी, रहने के लिए जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ जाती है। तो जीवों में यदि जीवों में विभिन्नता होगी, अलग अलग जीव जंतु होंगे, जैसे मान लो कुत्ता है, बिल्ली है या जो गाय है, भैंस है, कुत्ता है, तो इनकी क्या है, इनको अलग अलग भोजन की, अलग अलग आवास की आवश्यकता होती है, तो इनमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। और यदि एक जगह पर क्या है, सारे जीव जंतु एक ही प्रजाति के हैं और एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं, तो वो वहां पर रहना उसके लिए क्या है, प्रतिस्पर्धा है। इसीलिए क्या होती है, जीव जंतु हैं उनकी स्पीशीज होती है, उनके लिए क्या होता है, विभिन्नता लाभदायक है। परंतु व्यष्टि के लिए लाभदायक क्यों नहीं है, व्यष्टि के लिए इसलिए नहीं है, व्यष्टि का मतलब है व्यष्टि के अगर अलग अलग होगी तो वो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। संख्या कम होगी तो उनका क्या होगा, संकटापन स्पीशीज के अंतर्गत रिकॉर्ड आ जाएगा। संकटापन स्पीशीज रिकॉर्ड का मतलब होता है वो विलुप्त होने के कगार पर होती है। ठीक है, तो अब हमें अच्छे से समझ आ गया। अब आगे 8.2 टॉपिक है, वो है एकल जीव से प्रजनन की विधि। एकल जीव होता है वो प्रजनन की विधि के माध्यम से आगे जीवों की संतति को किस प्रकार जन्म देता है। जैसे 100 ml जल है, उसमें 10 ग्राम चीनी का घोल लीजिए, एक परख नली में विलियन है वो 20 ml लेकर के उसके चुटकी भर यीस्ट पाउडर का डालना है। परख नली में मुख है उसको क्या कर देना है, रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रखिए। 1 या 2 घंटे पश्चात परख नली में यीस्ट संवर्धन की बूंद स्लाइड के ऊपर लेकर के क्या करनी है, कवर स्लिप यानी कांच की स्लिप, कवर स्लिप लगा करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो आपने संवर्धन की जो बूंद रखी थी, यीस्ट संवर्धन बनाया था उसकी बूंद रखी थी, उसको आपको क्या करना है, परीक्षण करना है आपको किस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। डबल रोटी के टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे नम एवं अंधेरे स्थान पर रखिए। और सेमी है ये, तो उसके आधार पर ही देखना है क्या है कि जो भी यीस्ट होती है, कोशिका होती है, उससे में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। यदि यीस्ट में क्या हो जाए, वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि तरीके की तुलना दोनों में करनी है, ज्ञात करना इनमें क्या अंतर है, किसकी वृद्धि ज्यादा हुई है। चर्चा के बाद जनन किस प्रकार कार्य करता है, हम जाने कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। जीव का मतलब आप पता ही, आप जीव है ना, वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो हम देखेंगे कि एक कोशिकीय जीव है उनके जनन की विधि क्या होती है, बहुकोशिकीय जीवों के जनन की विधि क्या होती है, वो दोनों किस प्रकार जनन करके अपनी जो पीढ़ी है उसका अस्तित्व बनाए रखते हैं। जीवों में जनन की विधि है उसके शारीरिक विकल्प है उस पर निर्भर करते हैं। जो शरीर के विकल्प होते हैं, एकल जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, कौन सी विधि के माध्यम से क्या करके जनन करके आगे संतति उत्पन्न करते हैं, या जो दूसरे जीव होते हैं बहुकोशिकीय जीव है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे तो जनन के बारे में है। सबसे पहली विधि है वो है विखंडन की। ठीक है, विखंडन
एक कोशिकीय जीवों में, वे जीव जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जीवों में क्या होता है, कोशिका विभाजन के या तो क्या होगा, कोशिका विभाजन या विखंडन, यानी कोशिकाएं टूटेगी आपस में, द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होगी। विखंडन के अनेक तरीके प्रक्षेपित किए गए हैं। अनेक जीवाणु है जो क्या हो, प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं, बंट जाते हैं, और अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव है वो कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, यानी शरीर के किसी भी भाग से कोशिका का विभाजन हो सकता है और विभाजित होकर के नया जीव है वो बन सकता है। तो आपको समझ में आ गया ना, कौन सा समझ में आया कि विखंडन के माध्यम से किन जीवों में जनन होता है, विखंडन विधि के माध्यम से क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों में जनन होता है। जो क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों में किसका विभाजन होकर के, कोशिकाओं का विभाजन होकर के क्या होता है, नए जीव है उसका निर्माण होता है। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर अब हम पढ़ेंगे, पहले देखो क्रियाकलाप। अमीबा की स्थायी स्लाइड, स्लाइड का मतलब होता है कांच की जो एक पट्टी सी होती है उसके ऊपर कवर स्लिप लगा करके जो अमीबा कोशिका होती है उसके अंदर छोटी सी जो बारीक कटिंग करके उसके अंदर कवर स्लिप लगा करके स्लाइड तैयार की जाती है। उस स्लाइड को क्या किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है उसके जो रख करके सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से प्रेक्षण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है। इसी प्रकार अमीबा में द्विखंडन की स्थायी स्लाइड लेनी है। अब दोनों स्लाइडों की तुलना करनी है, एक तो अमीबा में स्लाइड स्थायी स्लाइड लेनी है और एक सीधे जो द्विखंडन वाली है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबा में द्विखंडन, तो आप एकदम अच्छे से समझ जाओ। सबसे पहले ये समझ जाओ आप कि ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा क्या है, ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है अमीबा, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। यदि ये कोशिकीय जीव है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, कोशिकाओं में ये जो बीच में एक देखो कोशिका है ना, इसमें क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। क्या हो रहा है, देखो ये एक इतनी सी संरचना है, उसके बाद ये संरचना है उसकी लंबाई बढ़ी है, इसके बाद ये क्या होता है, अंदर जो केंद्रक है उनकी संख्या 2 हो गई है, और ये क्या होने के कगार पर उनकी लंबाई और ज्यादा बढ़ गई है। इस स्टेप के अंदर क्या हो रही है, ये जो अंदर वाली तो अलग अलग हो गई है लेकिन ये अभी भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें 2 केंद्रक यानी 2 हो गए। अब जैसे इसमें क्या होगा, इनका विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बन जाएगी। तो ये हुई एक अमीबा, एक कोशिकीय जीव अमीबा है, और इससे क्या हो गई, यानी इसके क्या हो जाएगी, जो स्टेप होते हैं, जो फेज होते हैं, उनके माध्यम से आगे बढ़ने के पश्चात, विभाजन होने के पश्चात क्या हो जाती है, 2 यानी नई अमीबाओं का निर्माण हो जाता है। किसके फलस्वरूप, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप। उसके नीचे है बी वाला चित्र है, लेशमानियों में द्विखंडन। द्विखंडन सेमी प्रोसेस दी गई है, जीव चेंज किया है। ऊपर वाला क्या था, अमीबा में विखंडन का माध्यम था, और इसमें लेशमानिया है वो जीव है उसमें है, देख सकते हो आप, एक है केंद्रक और एक ही कोशिका है। धीरे धीरे इनमें क्या होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। इसमें से बाद में 2 बन गए, दोनों है 2 बने 2 हैं, लेकिन दोनों ही अभी तक क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन आगे वाले स्पेस यानी जो फेज आता है, वो अवस्था आती है, उसमें क्या होते हैं, दोनों केंद्रक है वो अलग अलग बन जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होते हैं, उससे आगे वाली जो ई फेज है, अवस्था है, इसमें क्या होते हैं, ये दोनों यानी जो लेशमानिया है उसमें दोनों का जो है अलग अलग विभाजित होना, एक जैसे पेड़ की शाखा एक कैसे अलग होती है वैसे अलग होना स्टार्ट हो जाता है। और एफ के अंदर लेशमानिया में यानी 2 है क्या हो जाते हैं, जीव है बन जाते हैं। किससे, एक संतति से। ये था इसमें इन दोनों के अंदर, ठीक है। परंतु एक कोशिकीय जो जीवों में शारीरिक संरचना है वो क्या होती है, संगठित होती है। ये संरचना और ये संरचना आप देख सकते हो क्या है, समान है, ठीक है। उदाहरण है काला जार के रोगाणु, लेशमानिया की कोशिका, ये लेशमानिया का उदाहरण दिया है। एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचनाएं, ये जो दी हुई है सूक्ष्म संरचना। ऐसे जीवों में क्या होता है, द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी, प्लेज्मोडियम जैसे एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बहुखंडन। बहु का मतलब अत्यधिक संख्या में, खंडन का मतलब विभाजन। यदि विभाजन के स्वरूप
दो संतति कोशिकाएं तक बनती है तो वो विधि क्या कहलाती है? द्विखंडन। और जिन कोशिका विभाजन के फलस्वरूप यदि जीव से दो या दो से अधिक अनेक प्रकार की कोशिकाएं हैं वो बन जाती है, या कोशिकाएं हैं वो खंडित हो जाती है या विभाजित हो जाती है, तो उस कोशिका को क्या कहेंगे? द्विखंडन, सॉरी बहुखंडन। तो द्विखंडन और बहुखंडन दोनों आपको अच्छे से समझा दिया। यानी अगर आपको द्विखंडन का बोला जाए तो आप अमीबा का क्या ले सकते हैं? उदाहरण ले सकते हैं और ऊपर वाली फेज यानी अवस्थाओं के आधार पर ऊपर वाला चित्र बना सकते हैं ले, और उसमें लिखोगे क्या? यदि जो एक कोशिकीय जीव है उसमें कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप यदि दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उस विधि को क्या कहा जाता है? द्विखंडन विधि कहा जाता है। और यदि एक कोशिकीय जीवों के अंदर विभाजन के फलस्वरूप दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं यानी दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन है। दूसरी ओर यष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से दूसरी क्या करने लग जाते हैं? वृद्धि करते हैं, जैसा हम क्रियाकलाप 8.1 में देख चुके हैं। जो क्या होता है? स्वतंत्र रूप से यष्ट कोशिका से मुकुल उभर करके नई कोशिकाएं बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? ये बहुखंडन होता है। अब हम पढ़ेंगे द्विखंडन और बहुखंडन पढ़ लिया। अब हम केवल किसके बारे में अध्ययन करेंगे? खंडन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी झील या तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता है, देखते हो आप नील देखी हुई होगी, पानी के अंदर जमी हुई होती है ना तले में, तो जिसमें तंतु के समान संरचनाएं होती है उसे जल एकत्रित है। और एक स्लाइड पर वो क्या करने हैं? दो तंतु रखने हैं। तंतु है वो क्या करना है? ग्लिसरीन की बूंद डाल करके उस ऊपर कवर स्लिप लगा करके क्या तैयार करनी है? स्लाइड तैयार करनी है। ठीक है, बाद में क्या करोगे? उस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से उस स्लाइड में जो आपने कवर स्लिप की सहायता से तैयार की है उसमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे कि जो नील थी वो कैसी दिखाई देती है का प्रेक्षण करोगे। उसमें स्पाइरोगाइरा वाले जो तंतु है विभिन्न उत्तक है उनको पहचान करते हैं किस प्रकार के उत्तक बने हुए होते हैं, किसमें? जो पानी में पाई जाने वाली नील में। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि है, तो याद रख लेना। वो तो जो दोनों सरल यानी एक तो हम पढ़े बहुखंडन और एक द्विखंडन, जो दोनों क्या थी? एक कोशिकीय जीवों में थी। अब किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? खंडन के बारे में, जो किन जीवों में? बहुकोशिकीय जीवों में। उदाहरणतः स्पाइरोगाइरा हो गया पानी वाला, विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े ये अथवा खंड है वो वृद्धि करके क्या बना लेते हैं? नए जीव यानी नई व्यष्टि का निर्माण कर लेते हैं, विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 8.4 के परीक्षण के आधार पर इसका कारण खोज सकते हैं। ठीक है, तो परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। अलग जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें जनन की विधि अलग होगी। वे सरल रूप से कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है, वो क्या करते हैं? विशेष कार्यों के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं संगठित होकर के उत्तक का निर्माण करती है। याद रख लेना, कुछ जैसे मान लो स्पाइरोगाइरा वाला बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन वो खंडन के माध्यम से क्या होते हैं? नई व्यष्टि नई जीव का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी है, बहुकोशिकीय जीव भी है, जो क्या कर लेते हैं? जो कोशिकाएं विभाजन से सीधा नहीं होता है, उनमें क्या होता है? यानी युग्मकों के संलयन से होता है। दूसरा और एक विशेषता ये भी है कि विशिष्ट कार्य करने के लिए कई जीवों में विशेष प्रकार के अंग या उत्तक कोशिकाएं मिलकर के बनाती है, इसीलिए वो क्या नहीं कर पाते हैं? विभाजन के फलस्वरूप नई व्यष्टि का निर्माण नहीं कर पाते हैं, उत्तक का निर्माण करती है। अतः उत्तक संगठित होकर के अंग का निर्माण करते हैं और शरीर में इनकी स्थिति निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थितियों में कोशिका विभाजन क्या है? अव्यवहारिक है, यानी कोशिका विभाजन से नई संतति नहीं बन सकती। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि आवश्यक होती है। अधिक जटिल विधि क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो है कि बहुकोशिकीय जीवों के द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है, यानी अलग प्रकार की कोशिका विशेष कार्य करने के लिए क्या होती है? दक्ष होती है, पूर्ण रूप से
इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है या नहीं? बहुकोशिकीय जीव के बारे में हमने पढ़ लिया। बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें क्या हो सके, वृद्धि, क्रम, प्रसरण, उचित परिस्थितियों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाने की क्षमता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पुनर्जनन अथवा पुनरुद्भवन विधि, जिसमें क्या होता है, किस प्रकार से जनन के फलस्वरूप नई व्यष्टि या नई संतति बनती है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा पुनरुद्भवन के बारे में, उसके बाद में जो पुनरुद्भवन विधि दी हुई है उसमें जीवों का जनन वाली जो फेज दिए हुए हैं, स्टेप दिए गए हैं, वो पढ़ेंगे। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों, पूर्ण रूप से विभेदित का मतलब पूरी तरह से अलग जीव है। कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। कुछ जीवों में क्या होता है कि कायिक भाग से नए जीव से जनन होता है, तो वो जनन क्या कहलाता है? तो ध्यान रख लेना, कायिक जनन कहलाता है वे जीव जिनके कायिक भाग से नए जीव या नई संतति उत्पन्न हो जाती है, तो वो जनन क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। अर्थात यदि किसी कारण से जीव दक्ष विक्षत हो जाए तो अथवा कुछ टुकड़ों में क्या हो जाए, टूट जाए, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके क्या कर लेते हैं, नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा तथा प्लेनेरिया, यदि ये दोनों है, इनका शरीर है वो क्या हो जाए, टूट जाए, टूट करके टुकड़ों में विभाजित हो जाए, तो वो सारे टुकड़े हैं वो विकसित होकर के अलग अलग जीवों में बंट जाते हैं। जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। याद रख लेना, क्या कहलाता है? यदि प्राणियों में या कुछ जीवों में क्या होता है, जीवों का शरीर है वो टूट करके अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाए और प्रत्येक टुकड़ा क्या हो जाए, अलग जीव का निर्माण कर ले या जीव में नए जीव में विकसित हो जाए, इस प्रकार के जो जनन की विधि होती है वो क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन कहलाती है। पुनरुद्भवन अर्थात वो जो शरीर का टुकड़ा होता है वो पुनः जनन कर लेता है, पुनर्जनन कहलाती है। विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बनती है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक बनते हैं और यह परिवर्तन क्या होता है, बहु व्यवस्थित रूप से क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। क्या है कि कोशिकाओं के इस समूह से, कौन से समूह से, जो अभी बनी है उनके दौरान विभिन्न यानी अलग प्रकार की कोशिकाएं क्या करती है एवं उत्तक बनते हैं। ये परिवर्तन बहुव्यवस्थित एवं क्रम से होता है, जिसको परिवर्धन कहते हैं यानी बदलाव कहते हैं, वृद्धि करते हैं। पुनरुद्भवन जनन है उसके समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काट करके सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। किसमें? परिवर्धन में नहीं होता है, वो केवल किसमें होता है, पर पुनरुद्भवन में ही होता है। ठीक है, अब हम अध्ययन करते हैं पुनरुद्भवन वाले जो चित्र के बारे में। ठीक है, उसके बाद आगे वाली पीढ़ी का अध्ययन करेंगे, आगे वाले जनन की विधि का अध्ययन करेंगे। अब आपको दिख रहा क्या है, ये एक जीव दिख रहा है। ठीक है, एक जीव दिख रहा है, वो जीव का नाम क्या है? प्लेनेरिया है। तो प्लेनेरिया का जो जीव है उसका है वो शरीर है वो तीन भागों में बांट दिया है, तीन भागों से, तीन टुकड़ों में क्या कर दिया है, काट दिया है। तो आप देख रहे हो कि प्रत्येक टुकड़ा क्या हो रहा है, वृद्धि करके क्या हो रहा है, नए जीव का, नए प्लेनेरिया का निर्माण कर रहा है। और यदि नए प्लेनेरिया का निर्माण कर रहा है तो आप समझ गए होंगे कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन का चित्र, नामक चित्र बनाइए तो यह दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से समझ गए। यानी
प्लेनेरी पुनरुद्ध भवन का अर्थ है यदि एक जीव अलग अलग टुकड़ों में खंडित हो जाए तो प्रत्येक टुकड़ा है वो नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की विधि क्या कहलाती है? पुनरुद्ध भवन कहलाती है, जो कि इस प्लेन एरिया में पुनरुद्ध भवन का चित्र दिया हुआ है। अब हम आगे अध्ययन करते हैं, वो है हाइड्रा में मुकुलन का अध्ययन। इसमें जो विधि है वो कौन सी काम आएगी? मुकुलन क्या होता है? तो हाइड्रा जैसे कुछ क्या है, प्राणी क्या करते हैं? पुनर्जनन। पुनर्जनन यानी पुनरुद्ध भवन ही है। उसके क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण क्या होता है? एक स्थान पर क्या होता है? उभार विकसित हो जाता है और यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इन फेज अवस्थाओं में आप देखोगे कि पहले है ये हाइड्रा का चित्र है, जिसमें एकदम बारीकी से आपको उभार दिख रहा है। जैसे ही कुछ दिनों तक वो क्या होता है, जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप रहता है, तो उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि स्पर्शक है वो, उसके बाद देखोगे कि अगर दूसरे यानी जितनी ये जो हाइड्रा का चित्र है उतने ही आकार में वो उभार क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है। वृद्धि करते करते यहां से क्या हो जाता है? बाद में टूट करके एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। किससे हुआ? छोटे से एक उभार से हुआ। तो ये उभार विकसित होकर के क्या बन जाता है? नई हाइड्रा बन जाता है। इस प्रकार की विधि क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। किसी जीव के शरीर पर उभार से विकसित होकर के बनने वाली जो क्या संतति या जीव की संरचनाएं क्या कहलाती है? उस विधि को मुकुलन कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो आगे हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में? मुकुलन हो गया, विखंडन हो गया, द्विविखंडन हो गया। अब हम पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पौधे के या किसी जीव के किस भाग से? कायिक भाग से विभाजित होकर के नए जीव का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में क्या होते हैं? विकसित होकर के क्या बना लेते हैं? नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकांश जंतुओं में विपरीत एकल पौधे जो इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। पर्तन, कलम अथवा रोपण। पर्तन, कलम अथवा रोपण का अर्थ क्या होता है? जो कर्तन जो छोटे छोटे पत्तियों के ऊपर से है या कोई पौधा है वो क्या करते हैं? हम जड़ है उसको रोप के छोड़ते हैं। वो जैसे कायिक प्रवर्धन की तकनीकी का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब तथा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे में बीज के द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा क्या होते हैं? पुष्प और फल कम समय में लगने लगते हैं। और यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों में उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता क्या कर देते हैं? खो देते हैं। यदि बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं तो पौधा जो लगा हुआ है उसके कायिक भाग से उसको काट करके या कायिक भाग से नए पादप का निर्माण करने की क्षमता क्या कहलाती है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी पादप से काटे गए होते हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। देखोगे अभी इस क्रियाकलाप के माध्यम से। एक आलू लेकर इसकी सतह का निरीक्षण कीजिए तथा इसमें कुछ ग्रत दिखाई देते हैं। आलू को छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से काटिए कि कुछ में तो यह गलत हो और कुछ में नहीं हो। तो इसे कुछ एक ट्रे है वो लेनी है और उसमें रुई की पतली है वो गर्त बिछा दी, गीला कीजिए। कलिका गर्त वाले टुकड़ा एक और तथा बिना गर्त वाले टुकड़े को दूसरी ओर रख दे। अगले कुछ दिनों में इन टुकड़ों में होने वाली परिवर्तनों को देखना है। वे कौन से टुकड़े हैं जिनसे हरे पुरोह निकल जाते हैं। तो जैसे ये आलू का जो चित्र दिया है आपको आलू को, तो इसके अंदर ये जो उभार दिखाई दे रहे हैं, यदि आपको यहाँ से इनको काट करके अगर जमीन के अंदर दे दोगे ना तो ये पत्तियों के फलस्वरूप क्या बन जाएगा? नया बन जाएगा। अब यदि कलिकाओं के साथ ये ब्रायोफिल्म की पत्तियां दी हुई है, इनको काट करके यदि आप उगोगे को नया पौधा है वो बनने की क्षमता इसमें विकसित होती है। इसी प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और नए पौधे विकसित हो जाते हैं।
एक मनी प्लांट ले लीजिए, यही क्रियाकलाप सेम ही है ऊपर वाला। अब आगे हम पढ़ेंगे उत्तक संवर्धन। क्या होता है उत्तक संवर्धन? उत्तक संवर्धन तकनीकी में पौधे के उत्तक तथा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्तमान भाग से पृथक करके क्या होता है, नया पादप है वो उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर के अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, जिसे केल्स कहते हैं। याद रख लेना, कोशिकाओं का जो पोषक है, कृत्रिम पोषक है, उसमें रखा जाता है। और कोशिकाएं, जिस कृत्रिम पोषक में कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या कर लेती है, अनेक छोटी जो कोशिकाओं का समूह बना लेती है, जिसे क्या कहा जाता है, केलस कहा जाता है। केलस की वृद्धि एवं विभेदन यानी अलग हार्मोन होते हैं युक्त एक माध्यम में स्थानांतरित करते हैं, पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि करके विकसित पौधे बन जाते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा किसी एकल पौधे अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करते या किए जा सकते हैं। इस तकनीकी का उपयोग सामान्यतः किन कौन से पौधों में, जो हम घरों में क्या करते हैं, गमले वगैरह में सजावटी पौधों के रूप में उपयोग में लेते हैं, वहां इनका उपयोग किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे बीजाणु संघ। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है। क्रियाकलाप 8.2 में ब्रेड के धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई, ठीक है। और राइजोप्स कवक जाल है, ये जनन के भाग नहीं है, परंतु उद्रव तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोले संरचनाएं जनन में भाग लेती है। ये गुच्छ बीजाणुधानी है, ये देखो दिख रहे हैं ना आपको ऊपर वाले गुच्छ, ये जिनमें विशेष कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं, जो कि नाम से अंकित किया गया है। और यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोप्स के नए जीव उत्पन्न करते हैं। और बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी क्या करती है, ये भित्ति रक्षा करती है। ये गोल घेरा है ना ये। और अब तक जनन की जिन विधियों के हमने चर्चा की, उन सभी में नई पीढ़ी का सर्जन केवल एकल जीव के द्वारा होता है। उन सभी विधियों को, कौन कौन सी सारी विधियों को, इन जो जितने भी विधियां ली गई थी हमने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी हमने, विखंडन की पढ़ी थी, ठीक है, और खंडन की पढ़ी थी, और द्विखंडन की पढ़ी थी, कायिक की पढ़ी थी। तो ये सारी क्या थे, सारी विधियां क्या थी, अलैंगिक जनन में थी। इनमें आपने देखा होगा कि किसी भी जनक में से, यदि जनक की संतति में से एक जनक भाग लेकर के अगर नए जीव का उत्पन्न हो जाता है, तो वो विधियां थी कायिक जनन, अलैंगिक जनन कहलाती थी। जितनी विधियां हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे हम किसका अध्ययन करते हैं, देखिए द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार विभाजित है। बहुखंडन में तो क्या होता है, अनेक जीवों, दो से ज्यादा संख्या में जीव बन जाते हैं। और द्विखंडन में केवल दो कोशिकाएं बनती है, एक कोशिका विभाजित होकर के दो ही कोशिकाएं बनाती है। बीजाणुओं के द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, बीजाणु यानी बीजांड के अंदर उपस्थित होते हैं, उससे किस प्रकार होता है। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिसे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, वो क्या होती है, उत्तक है, वो पाए जाते हैं। इसीलिए वो क्या नहीं कर सकते, पुनरुद्भवन वाले से संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। कुछ पौधे जो उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो बीज जो उत्पन्न है उस करने की क्षमता खो देते हैं, और उसके कायिक भाग से नए पादप के निर्माण की क्षमता पाई जाती है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि जनक है वो संतति है, उसके लक्षण और डीएनए में है वो जो पहली जनक वाली संतति के लक्षण, दोनों के क्या होते हैं, समान होते हैं। अब हमने जितनी विधियां पढ़ी है, कायिक प्रवर्धन की पढ़ ली हमने, खंडन की पढ़ ली, बहुखंडन की पढ़ ली, द्विखंडन की पढ़ ली, तो ये सारी विधियां कौन से जनन प्रक्रिया के अंतर आती थी, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती थी। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो हमने सबसे पहले पढ़ा जीवों में जनन। तो याद रखना, मुख्य तौर पर जीवों में
जनन की दो विधियां होती है, एक अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की विधियां हमने अच्छे से पढ़ ली। अलैंगिक जनन की सारी विधियां पढ़ी, उनमें आपको एक विशेषता दिखाई दी कि उसमें एकल जीव है वो क्या कर रहा था, नई संतति कोशिकाओं का, नई पुत्री कोशिकाओं का, व्यष्टि का निर्माण कर रहा था। तो याद रख लेना, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, वह जनन प्रक्रिया जिसमें या तो नर या मादा दोनों में से कोई एक जनक भाग ले सकता है, उसके फलस्वरूप नई संतति बन जाती है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अब हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, लैंगिक जनन वह जनन प्रक्रिया जिसमें नर व मादा दोनों युग्मक संलयित होकर के क्या करते हैं, नई संतति का निर्माण करते हैं, वो जनन प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लैंगिक जनन कहलाएगी। एक जनन विधि, हम जनन विधि के उस विधि से विपरीत है जिनमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि यानी एकल जीवों की भागीदारी होती है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और न ही एकल मुर्गी है वो नए चूजे को जन्म दे सकती है। ऐसे जीवों में क्या करने के लिए, नवीन यानी नई संतति उत्पन्न करने हेतु किसकी, नर व मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। ऐसे जो लिंग है वो क्या कहलाते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। इस लिंग जनन की सार्थकता क्या है, क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं, कमियां हैं, जिनकी चर्चाएं हम ऊपर कर चुके हैं। क्या चर्चाएं की थी कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलग प्रकार का कार्य करने के लिए अलग प्रकार की कोशिका और ऊतक का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन लैंगिक जनन में विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के ऊतकों की जो निर्माण होता है, ये जो उनकी थी क्या कमियां थी। लेकिन लैंगिक जनन प्रणाली क्यों आवश्यक है और क्यों लाभदायक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एकल पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है, परिणामतः क्या है, त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। लेकिन जीव की प्रत्येक व्यष्टि, प्रत्येक जो संतति है वो विभिन्नता द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को क्या रखने में, बनाए रखने में सहायक है। अब बात आई थी ना जनन क्यों आवश्यक है, तो जनन है वो क्या करने के लिए, उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके यानी दूसरे जीवों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नता होगी, और वो विधि कौन सी होगी, लैंगिक जनन की। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नता अत्यंत धीमे से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि का कम परिशुद्धि होती है तो बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां, कोशिकाएं जो संरचना होती है कोशिकाओं की, उनके साथ सामंजस्य नहीं रखती है, परिणामतः कोशिकाओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अतः परिवर्तन उत्पन्न करने के साथ ही क्या होती है, उत्पन्न करने के प्रक्रम किस प्रकार गति दी जा सकती है, और प्रत्येक डीएनए की प्रकृति में नई विभिन्नता के साथ पूर्ण जो पूर्व वाली जो पहले हैं जो पीढ़ियां हैं उस साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नता में संग्रहित होती रहती है। अतः समष्टि यानी प्रजाति के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताएं, दो जीव है उनमें अलग अलग किस प्रकार की विभिन्नता होती है, पैटर्न भी काफी क्या है, विभिन्न होगा यानी अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह सभी विभिन्नताएं जीवित व्यष्टि में पाई जाती है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि ये विभिन्नताएं हानिकारक नहीं है। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न यानी अलग अलग जीव भाग लेते हैं जो नर एवं मादा युग्मक होते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आसपास में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में क्या होते हैं, दो विभिन्न जीव होते हैं, उनसे प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। परंतु इससे एक और समस्या पैदा हो सकती है, वो क्या होती है कि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी में होने होगी, उसकी अपेक्षा क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी।
यानी संतति कोशिकाओं में क्या हो जाती है, इनकी पूरे पीढ़ी वाले जो डीएनए है उनकी मात्रा है, संख्या है, वो इनकी क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाएगी। इससे डीएनए के द्वारा कोशिका का जो संगठन होता है, कोशिकाएं आपस में जुड़ती है वो, और कोशिकाएं नियंत्रण होता है किसका, टूटने की अत्यधिक संभावना है। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके खोज सकते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती है, जटिलता का मतलब उसकी संरचना है वो बढ़ती है, उनमें जो संरचना है वो कठिन होती जाती है, जैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा जिसमें विशिष्ट अंग सिर्फ क्या हुआ, जैसे संरचना बढ़ी, संरचना की जो कठिनाइयां हुई ना संरचना में, तो उसका मतलब उन्होंने अलग प्रकार के ऊतकों का निर्माण कर लिया। वो ऊतक क्या करें, विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के ऊतकों का निर्माण हुआ। विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। ठीक है, तो अब जो कोशिकाओं का विभाजन हो रहा था, वो कोशिकाओं का विभाजन क्या होगा, कोशिकाओं का विभाजन होगा दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, और दूसरा हो जाएगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की डेफिनेशन, परिभाषा आपको अच्छे से समझ आ गई है। यहीं देखो, विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है जिनमें जीव की क्या होती है, ये कायिक कोशिकाएं, ये अगर विभाजित होकर के गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी हो जाती है, तो उसका मतलब उसमें विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, आधी हो जाती है और उसकी मात्रा, डीएनए की मात्रा भी आधी हो जाएगी। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ध्यान रख लेना, जनन के फलस्वरूप यदि कोशिकाओं में विभाजन होता है तो विभाजन के कारण यदि गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी, या डीएनए की संख्या आधी रह जाती है, उसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो विभिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं किसके, लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज यानी जिसे जायगोट बनाती है, जो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित करती है। लेकिन यदि वो आधी रहेगी, इसीलिए इसमें कौन सा विभाजन पाया जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन।